पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया में भारत का परचम लहराया है। अमेरिकी बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित कर दिया गया है। सर्वे में मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जो 20 देशों के नेताओं में सबसे ज्यादा है। ये सर्वे 4 से 10 जुलाई के बीच आयोजित किया गया और इसमें भाग लेने वाली प्रतिभागियों से अपने अपने देशों के प्रमुख नेताओं को लेकर राय पूछी गई। नतीजे हैरान करने वाले नहीं थे, लेकिन यह जरूर दिखाते हैं कि पीएम मोदी की वैश्विक लोकप्रियता समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। पीएम मोदी को मिली यह अपार लोकप्रियता सिर्फ भारत में उनके प्रभावशाली शासन का परिणाम नहीं, बल्कि ये भी दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक मजबूत, निर्णायक और लोकतांत्रिक नेतृत्व के रूप में उभरी है। 75% अप्रूवल यह बताता है कि वैश्विक स्तर पर उनकी नीतियों, निर्णयों और कूटनीति को सराहा जा रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, जिन्होंने कुछ ही सप्ताह पहले पद संभाला है, वे 59% अप्रूवल के साथ दूसरे स्थान पर हैं। यह रेटिंग एक नए नेता के लिए आश्चर्यजनक रूप में सकारात्मक है और यह उनके शुरुआती फैसलों को स्वीकार्यता को दर्शाता है। तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं, जिन्हें 57% समर्थन मिला है। दक्षिणपंथी माने जाने वाले माइली अपनी तेज तर्रार बयानबाजी और आक्रामक सुधार एजेंडे के कारण खबरों में बने रहते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस सर्वे में सिर्फ 45% समर्थन मिला है और वे 8वें स्थान पर रहे। उनके कार्यकाल की नीतियां, आंतरिक विरोध और विदेश नीति को लेकर आलोचना की जाती रही है, जिसका असर उनकी वैश्विक छवि पर भी पड़ा है। इस सूची में सबसे नीचे फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों और चेक प्रधानमंत्री पेट्र फियाला रहे, जिन्हें केवल 18% समर्थन मिला। इससे स्पष्ट है कि कई पश्चिमी नेता अपने ही देशों में लोकप्रियता संकट से जूझ रहे हैं, जबकि भारत जैसे देश के नेता ग्लोबल स्टेज पर भी सबसे ऊपर हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता का यह आंकड़ा भारत की सॉफ्ट पावर, वैश्विक कूटनीति और एक उभरती अर्थव्यवस्था की छवि को भी मजबूत करता है। G20 की अध्यक्षता, वैश्विक मंचों पर भारत की भागीदारी और योग जैसे अभियानों की सफलता इसके प्रमुख कारणों में से एक है। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी बन चुके हैं। 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है पीएम मोदी। सर्वे में 20 देशों के नेता शामिल हुए, तो भारत में और ग्लोबल मंच पर मजबूत पकड़ किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अब देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी बन गए हैं। तो दुनिया ने पीएम मोदी को लोकतांत्रिक नेता माना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया की सीमाओं पर 1000 साल पुराने विवाद को लेकर एक बार फिर खून बह रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद ने अब हिंसक रूप ले लिया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच लगातार 2 दिनों से भारी गोलीबारी की जा रही है, जिसमें अब तक 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हो गए हैं। इस सीमा संघर्ष की जड़ें इतिहास में है। 7वीं सदी के एक हिंदू मंदिर प्रिय विहेयर को लेकर लंबे समय से विवाद चलता रहा है। 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ने इसका मालिकाना हक कंबोडिया को दिया था, लेकिन थाई सेना आज भी उस क्षेत्र में मौजूद है। इसी इलाके में बुधवार को हुए लैंडमाइन विस्फोट में थाई सैनिक घायल हो गए और इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। 25 जुलाई को सुबह फिर गोलाबारी की गई, जिसमें कंबोडिया ने रूसी BM-21 रॉकेट सिस्टम और भारी तोपों का इस्तेमाल किया। जवाब में थाई सेना ने भी तोपखाना और जमीन से जमीन तक मार करने वाले हथियारों से पलटवार किया। कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र में अपील की है कि दोनों देशों के बीच तत्काल और बिना शर्त संघर्ष विराम लागू किया जाए। उनका कहना है कि हम एक छोटे देश हैं, हमारे पास वायुसेना नहीं है, हम थाईलैंड से युद्ध नहीं चाहते, बस शांति चाहते हैं। थाईलैंड ने भी बातचीत के संकेत दिए हैं और
ASEAN अध्यक्ष मलेशिया मध्यस्थता के लिए सामने आई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि दोनों देश संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं, लेकिन अभी जमीन पर अमल नहीं दिख रहा है। इस बीच भारत सरकार ने भी अपनी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें थाई कंबोडिया सीमा के पास यात्रा करने से बचने को कहा गया है। फ्नोम पेन स्थित भारतीय दूतावास ने आपात स्थिति में संपर्क के लिए हेल्पलाइन भी दी है। अब तक करीब 1.38 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया जानबूझकर आम नागरिकों के ढांचों जैसे अस्पताल, पेट्रोल पंप को निशाना बना रहा है। वहीं कंबोडिया का दावा है कि पहले हमला थाईलैंड ने किया। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह झड़प युद्ध में बदल सकती है। थाईलैंड ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि यदि हालात नहीं संभले तो यह व्यापक युद्ध बन सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और ASEAN लगातार बातचीत के लिए दबाव बना रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की यह जंग एक ऐसे मंदिर को लेकर है जो अब विरासत बन चुका है, लेकिन इसके नाम पर दोनों देशों में राष्ट्रवाद भड़काया जा रहा है। यह टकराव सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का नहीं, बल्कि राजनीतिक दबदबे और ऐतिहासिक पहचान का भी संघर्ष है। खबरों में अब चलते हैं इटली की ओर। उत्तर इटली के शांत शहर ब्रेशिया में मंगलवार को जो हुआ वो न केवल एक तकनीकी विफलता की चेतावनी है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि आधुनिक एविएशन टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसानी जीवन कितना नाजुक है। एक छोटा हल्का विमान जो अनुभव और शौक के मेल से उड़ाया जा रहा था, अचानक हाईवे पर गिर पड़ा और उसमें सवार दोनों लोग जिंदा जल गए। मरने वालों की पहचान 75 वर्षीय सर्जियो रावालिया, जो एक अनुभवी वकील और शौकिया पायलट थे, और 60 वर्षीय अन्ना मारिया डी स्टेफानो के रूप में हुई। रिपोर्ट्स की अगर माने तो विमान में कोई बड़ी यांत्रिक समस्या आई, जिसकी वजह से पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विमान हाईवे पर नाक के बल तेज रफ्तार से गिरा। क्रैश के बाद जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। स्थानीय रिपोर्टों की अगर माने तो हादसे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें विमान को एक बेकाबू स्थिति में तेजी से जमीन की ओर गिरते हुए देखा जा सकता है। यह हादसा शाम के समय हुआ, जब हाईवे पर ट्रैफिक अपेक्षाकृत कम था। फिर भी 2 मीटर चालकों को चोटें आई। यह किसी बड़े जनहानि से बचाव माना जा रहा है। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन विमान पूरी तरह जल चुका था। कार्बन फाइबर से बना यह विमान हल्के वजन वाला था, लेकिन आग लगने पर पूरी तरह नष्ट हो गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि हल्के विमानों में आग की संभावना अधिक होती है, खासकर जब इंजन का ईंधन प्रणाली में खराबी आ जाए। अब इटली की नेशनल फ्लाइट सेफ्टी एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। इसमें विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड, फ्लाइट रूट और एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन शामिल होंगे। ब्रेशिया के लोक अभियोजक ने भी अनजाने में हत्या के आरोपों की दिशा में जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी इस बात से कोई संकेत नहीं मिले हैं कि दुर्घटना में कोई आपराधिक लापरवाही हुई है। यह हादसा न सिर्फ इटली बल्कि वैश्विक एविएशन सुरक्षा के लिहाज से भी एक चिंताजनक संकेत है। यह सवाल उठाता है कि अल्ट्रालाइट निजी विमानों की निगरानी और उनकी तकनीकी जांच और उड़ान से पहले की निरीक्षण प्रक्रियाएं कितनी प्रभावी हैं। इन हादसों के पीछे एक कॉमन कारण होता है: ओवर कॉन्फिडेंस, अनदेखी मेंटेनेंस या आपात स्थिति में खराब निर्णय। हालांकि इस केस में शुरुआती अनुमान यही है कि पायलट ने नियंत्रण खो दिया और मजबूरी में हाईवे पर लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन इतनी तेजी से गिरने से उन्हें कोई मौका नहीं मिल सका। यह दुखद त्रासदी हमें याद दिलाती है कि आसमान में उड़ना भले आज आम बात हो गई हो, लेकिन हर उड़ान में खतरे की परछाई साथ चलती है। अब बात करते हैं ईरान की। शनिवार सुबह ईरान के दक्षिण पूर्वी शहर जहेदान में हुआ आतंकवादी हमला केवल एक और घटना नहीं, बल्कि यह देश की न्यायिक व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र के विरुद्ध सीधा युद्ध है।
प्रांतीय न्यायालय पर बंदूकधारियों का यह हमला न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके पीछे स्पष्ट राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्य भी नजर आते हैं। हमले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब कोर्ट परिसर में आम दिनों की तरह कामकाज चल रहा था। अचानक गोलियों की बौछार ने पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मचा दी। स्थानीय मीडिया की अगर माने तो 3 आतंकी बंदूकें लेकर परिसर में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सभी 3 आतंकी मारे गए, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश अल अदल ने ली है। यह संगठन पहले भी ईरान में सुरक्षा बलों, पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बना चुका। जैश अल अदल ईरान के सुन्नी बहुल सिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्र में सक्रिय है और इसे पाकिस्तान सीमा से संचालित आतंकी नेटवर्कों से भी समर्थन मिलने की आशंका जताई जाती रही है। इस घटना से कई अहम पहलू भी सामने आए हैं, जिसमें कि टारगेट का चयन आतंकी हमलों में आमतौर पर पुलिस, सैन्य ठिकानों या बाजारों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस बार एक न्यायिक संस्थान को टारगेट किया गया। यह इस बात का संकेत है कि आतंकवादी अब न्याय और कानून के प्रतीकों को भी चुनौती देना चाहते हैं। सिस्तान और बलूचिस्तान की पृष्ठभूमि, यह इलाका पहले से ही अस्थिर रहा है। ईरानी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वह इस क्षेत्र के सुन्नी और बलूच समुदायों के साथ भेदभाव करती है। इससे असंतोष पनपता है और आतंकी संगठनों को स्थानीय समर्थन भी मिल सकता है। ईरानी सुरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया भी इसमें सामने आई है। इस हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों को ढेर कर दिया। राहत और बचाव टीमें भी तेजी से पहुंची। हालांकि इस हमले ने एक बार फिर ईरान की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक असर भी इसमें देखने को मिल रहा है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब ईरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस तरह के आतंकी हमले देश की स्थिरता और कानून व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करते हैं। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है और तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह भी जांच कर रही है कि आतंकी कोर्ट तक कैसे पहुंचे और क्या किसी आंतरिक सहयोग से यह हमला मुमकिन हुआ है। इस हमले ने न सिर्फ ईरान की कानून व्यवस्था को चुनौती दी है, बल्कि एक बड़े असंतोष की आहट भी सुनाई दी है, जिसे नजरअंदाज करना आने वाले दिनों में और भी भारी पड़ सकता है।